Dear aspirants, welcome to today's session. In this video, we will discuss about the macroeconomic aggregates of J&K. जो डिफरेंट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स है उसमें से मेनली जो हमारा फोकस इस आज के सेशन में रहेगा वो रहेगा अपॉन दी जीडीपी ऑफ J&K। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीडीपी का कॉन्सेप्ट है क्या और J&K का जीडीपी जो है वो किस तरह से उसका ट्रेंड रहा है ओवर द ईयर्स, और हम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो इस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और किस सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है एज फार एज द जीडीपी इज़ कंसर्न। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ दिए गए हुए लिंक से, या अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आप हमसे नोट्स मंगाना चाहते हैं हमारे सेशंस के, तो आप इस दिए गए हुए नंबर पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो JKSSB के अलावा JKPSC एंड UPSC एग्जामिनेशंस भी जो है वो हमारे वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। तो हम वापस आज के लेसन पे आते हैं। तो हमारा जो लेसन है दैट इज़ GSDP ऑफ J&K, दैट इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आप ये टर्म देखेंगे GSDP, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस। ग्रॉस को आप रफली ट्रांसलेट कर सकते हैं टू टोटल। इकोनॉमिक्स में टोटल को हम ग्रॉस भी बोलते हैं। स्टेट जैसा आपको पता ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमारी इस टाइम यूटी है तो यहाँ पे स्टेट क्यों लिखा हुआ है। ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म है जो यूटी के लिए भी यूज़ होती है। तो स्टेट और यूटी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग हियर। देन देयर इज़ डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है यहाँ पे J&K पे हमारा फोकस है, बिकॉज हमारे लिए यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर जो है इट इज़ J&K। तो प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको अभी आगे की डेफिनेशन में बताता हूँ कि प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है। सो पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, GSDP जो है या जिसका दूसरा नाम जो है स्टेट इनकम, अगेन यहाँ पे वर्ड जो है स्टेट यूज़ हुआ है तो कंफ्यूज ना हो, इसमें हम इसका मतलब वही है जो यूटी का मतलब है। तो स्टेट इनकम जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट। तो हमारा स्टेट जो है, हमारी यूटी जो है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें मेजर करना है किसी इंडिकेटर से तो दैट इज़ GSDP। सो व्हाट इज़ GSDP? इट इज़ एन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये मेजर हम करते कैसे हैं? इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी, और हमारी जो करेंसी है वो रुपीज़ है। सो हमारा जो GSDP है इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। बट ये जो मैंने आपको बोला ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ये टर्म जो है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे आप देखेंगे। GSDP जो है इट इज़ द सम टोटल ऑफ all the finished products, all the finished goods and services produced during a given period of time, usually a year, within the geographical boundaries। जो मैंने आपको यहाँ पे डोमेस्टिक बताया वो यही है, geographical boundaries of the state, accounted without duplication। तो इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम J&K कंसिडर करेंगे और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक साल में, जैसा कि GSDP यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यूजुअली एनुअली मेजर किया जाता है। अगर हम कंसिडर करते हैं लेट्स से ईयर 2023, अगर ईयर 2023 में J&K में जो है 10 बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में। 10 बाइक्स जो है प्रोड्यूस हुई हैं और एक बाइक का कॉस्ट जो है इट इज़ अराउंड ₹1000 लेट्स से। सो पूरे साल में कितना प्रोड्यूस हुआ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, उसका वैल्यू क्या है? 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 इट इज़ 10,000। सो अगर हम खाली एक ही प्रोडक्ट को कंसिडर करें यहाँ पे, उसका मतलब है बाइक्स, तो 10 बाइक्स प्रोड्यूस हुई, एक बाइक का कॉस्ट जो है ₹1000 है, तो पूरे साल में हमारे पास 10,000 मॉनेटरी वैल्यू की जो है बाइक्स जो है वो हमारे साल में प्रोड्यूस हुई हैं। तो इस हिसाब से GSDP जो J&K का है फॉर द ईयर 2023 इट इज़ ₹10,000। अब जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी जो है काफ़ी वास्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी वास्ट है। सो सिर्फ बाइक्स ही प्रोड्यूस नहीं होती हैं हमारे पास, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है
जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है और हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो इन हर सेक्टर्स का जो आउटपुट आता है वहाँ उस आउटपुट का वैल्यू जब हम इन टर्म्स ऑफ रुपीस देखते हैं, इस सेक्टर में भी, इस सेक्टर में भी और इस सेक्टर में भी, उस सब को ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाता है उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। इन तीनों सेक्टर्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पास 2023 में 100 kg राइस जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और 100 kg राइस का जो है वैल्यू जो है लेट्स से इट्स ₹1000। इसी तरह से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया है जिसका प्राइस जो है वो 2000 है, जिसका वैल्यू जो है वो 2000 है। इसी तरह से जो हमारे टर्शरी सेक्टर है, यानी कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें जो सर्विसेज कंज्यूमर्स ने अवेल की है, चाहे बैंकिंग है, टूरिज़्म है, किसी भी तरह की सर्विस है, उस सर्विस का जो वैल्यू है लेट्स से वो 3000 रुपीज़ है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे इट इज़ 6000 रुपीज़। तो 6000 रुपीज़ जो है 2023 में जे.एंड.के का जीडीपी रहा है। तो हमने तीनों सेक्टर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, और जब हमने उसको ऐड किया तो उसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। यहाँ पे एक टर्म है, आप देखेंगे अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, उसका वैल्यू आप एक बार कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको आपको बार बार ऐड नहीं करना है। उस बार बार ऐड करने को हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके प्राइमरी सेक्टर में जो है आउटकम जो है वो कॉटन रहा है, ठीक है, प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है और यहाँ पे आउटकम जो है वो कॉटन रहा है। आउटकम कॉटन जो आउटपुट है प्राइमरी सेक्टर का वो हमारे टर्शरी सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो हमारे टर्शरी सेक्टर जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो प्राइमरी से हमारा कॉटन निकल के टर्शरी में आया, तो प्राइमरी का वैल्यू हमने, जो कॉटन का जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो है कंसिडर किया हुआ है, वो दोबारा से हमारे सेकेंडरी सेक्टर में कंसिडर नहीं होगा, भले ही वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा जीएसडीपी का कॉन्सेप्ट है कि हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वैल्यू जो है मॉनेटरी टर्म्स में निकालते हैं और उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आता है रुपीज़ में, उसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। अब ये जीएसडीपी जो है ये कैलकुलेट कौन करता है यूटी के लिए, उसका जो मेन कैलकुलेशन है वो करता है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसडीपी ऑफ जे.एंड.के यूटी इज़ कैलकुलेटेड बाय, तो उसका आंसर रहेगा डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इसके अलावा ये डिपार्टमेंट जो है पर कैपिटा इनकम को भी कैलकुलेट करता है और दे पब्लिश वेरियस रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर इनकी एक और रिपोर्ट आती है यूनियन टेरिटरी एट ए ग्लांस, और डिफरेंट इकोनॉमिक बुलेटिन्स जो है वो इस डिपार्टमेंट से इशू होते हैं। तो वो बुलेटिन्स और ये सब जो है रिपोर्ट्स ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है। यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो यही है कि जीएसडीपी जो है जे.एंड.के का वो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स, कुछ फिगर्स जो हैं वो दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ईयर 2022-23 की बात करें तो जे.एंड.के की जो इकोनॉमी है इट वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पिछले साल 2023 में हमारा जीडीपी 100 रुपीज़ था, तो जब हम कहते हैं कि इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 8%, तो इस 100 का 8% जो है वो एडिशन जो है हमारी जीएसडीपी में हो जाएगा। तो जो आप अक्सर न्यूज़ में भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे कि अक्सर देखा जाता है कि जीडीपी जो है इंडिया का वो आज 7% है, जीएसडीपी जो है जे.एंड.के का वो आज 8% है। तो ये 8% 7% का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है पिछले साल का जो हमारे पास आउटकम था उसका 8% और ज़्यादा इस साल एक्सपेक्टेड है, जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर 8% कांस्टेंट रहता है ओवर द ईयर, तो इसका मतलब हर साल 8% जो है इस परसेंटेज के हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 8% जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड थी 2022-23 में, बट एट कांस्टेंट प्राइसेस।
ये एक नई टर्म आप यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट प्राइसेस। और उसके साथ ही एक और टर्म है कि अगर हम करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी देखेंगे देन इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15%, तो ऑलमोस्ट डबल। ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइस पे आप कंसिडर करेंगे तो 8%, करंट प्राइस पे आप कंसिडर करेंगे तो 15%। इस कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में फ़र्क क्या है? देखिए, कांस्टेंट प्राइस है जो है, इसमें हम कोई एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। बेस ईयर फॉर एग्जांपल ईयर 2011 है, ठीक है। इस 2011 में आप मानिए कोई प्रोडक्ट ए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके 5 यूनिट हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इन 5 यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि एक यूनिट का 20 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम जो है ईयर 2024 में आते हैं, तो यही ए यूनिट्स जो हैं लेट्स से ये 5 प्रोड्यूस हुए हैं, बट क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, या हम कह सकते हैं चीज़ों का प्राइस जो है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो अब जो है 2024 में ये एक यूनिट ए का 20 रुपीज़ में तैयार नहीं हो रहा है, लेट्स से ये 40 रुपीज़ में तैयार हो रहा है। तो 40 इंटू 5 इट्स 200। तो 2024 में हमारे ये 5 ए के यूनिट्स जो हैं ये 200 रुपीज़ में तैयार हुए, और 2011 में जो है यही 5 यूनिट्स जो हैं 100 रुपीज़ में तैयार हुए। तो इसका मतलब जो है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी इन द ईयर 2011 बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज ₹100, 2024 में इट वाज ₹200। तो क्या हम ये कह सकते हैं जब हम 2011 से 2024 में जंप करके आ गए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो गई, क्योंकि हमने हमारा आउटकम जो है वो 100 रुपीज़ से सीधा 200 रुपीज़ पे आ गया? नहीं, ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम वही 5 यूनिट 2011 में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही 5 यूनिट 2024 में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्चुअल ग्रोथ जो है हमारी, रियल ग्रोथ जो है हमारी, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ हमारा जो है मॉनेटरी टर्म्स में ग्रोथ हो रही है। और वो भी किस वजह से? क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो हमारा बढ़ रहा है, हमारे रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या वाकई तौर पर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, क्या हम 5 यूनिट्स ऑफ ए से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नहीं, अगर ज़्यादा कर रहे हैं मैन्युफैक्चर तो इसका मतलब जो है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो इस चीज़ को जो बोलते हैं, ये वाला सिस्टम जो है कैलकुलेट करने का, जीएसडीपी, इसको बोलते हैं एट करंट प्राइसेस, क्योंकि हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं जो ईयर 2024 है उसमें क्या कॉस्टिंग लग रही है, उसके हिसाब से हम जीएसडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट का मतलब प्रेजेंट, तो जिस ईयर को हम कंसिडर कर रहे हैं करंट ईयर मतलब करंट 2024। अब अगर आपको इस एनॉमली को ख़त्म करना है तो हम आ जाते हैं फिर दूसरी टर्म पे, जिसका नाम है एट कांस्टेंट प्राइसेस। देखिए, कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या है? हम साल यही कंसिडर करेंगे बेस ईयर 2011, ठीक है, और हम इसी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे एक यूनिट जो है वो 20 रुपये में तैयार हो रहा है। अब अगर हम 2024 पे आ गए तो यहाँ पे यही 5 यूनिट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब सेम जो हमारे पास 2011 में ग्रोथ थी और जो 2024 में वो सेम है, दोनों में 100 आ रहे हैं अगर हम 2011 के प्राइसेस को ही कंसिडर करेंगे। बट लेट से 2024 में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, अब हमारे पास 5 यूनिट्स ए के जनरेट नहीं हो रहे, अब हमारे पास ए के 10 यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं। तो 10 यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2011 के प्राइस से, इसमें ए विल बी इक्वल टू ₹200। तो आप देख सकते हैं फ़र्क कहाँ पे आ रही है। आपको पहले भी 200 आ रहा था, अब भी 200 है, बट ये 200 जो है ये रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसके इंक्रीज होने से आ रहा है। बट यहाँ पे जो 200 आपको आ रहा है ये रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होने से नहीं आ रहा है, ये आपको आ रहा है क्योंकि एक्चुअल यूनिट्स जो है इकोनॉमी में वो बढ़ गए हैं, और वो यूनिट्स तभी बढ़ेंगे जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये फ़र्क रहता है हमारे कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस की जो ये डिफरेंस है जीएसडीपी को कैलकुलेट करने में, इस वजह से आ जाती है कि वो उसमें सिर्फ मैटर करता है कि आप किस साल के कॉस्टिंग को जो है, किस साल की प्राइसेस को जो है उसको कंसिडर करते हैं। अगर आप सिर्फ बेस ईयर को चूज़ करते हैं तो आप जो है कॉस्ट की वेरिएशन को हटा देते हैं। अगर आप बेस ईयर को चूज़ नहीं करते हैं बल्कि आप जिस साल का जीएसडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के प्राइसेस को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो आप जो है करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी को कैलकुलेट करते हैं।
तभी जाके इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस लें तो जीएसडीपी जो है वो 8% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो अगर हम जो है यहाँ पे करंट प्राइसेस लें तो जीएसडीपी जो है वो 15% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो ऑब्वियसली आप देखिए करंट प्राइसेस पे जो है हमेशा जीएसडीपी की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमेशा ज़्यादा ही होगी। करंट प्राइसेस में जो है वो कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट प्राइस, द रॉ मटेरियल्स और बहुत सारी टैक्सेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक और टर्म है जो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी देखिए यहाँ पे जो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ करंटली लोअर दैन इंडिया। मतलब हमारा जो नेशनल लेवल पे जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो जे.एंड.के से ज़्यादा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमने जीएसडीपी तो देखा क्या होता है, अब ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। जीएसडीपी में से जब आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आपको वहां से मिलेगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, देखिए आप जब किसी फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनाते हैं, तो आप वहाँ पे मशीनरी यूज़ करते हैं, आप मशीन्स यूज़ करते हैं, आप टूल्स यूज़ करते हैं, आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर करके इनमें वियर एंड टियर आ जाता है, मतलब जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ये घिस जाती हैं। ठीक है, तो इनको कंटिन्यू यूज़ करने के लिए आपको या तो इनको रिपेयर करना पड़ता है या इनको रिप्लेस करना पड़ता है। जो कॉस्ट आपका इस चीज़ में आ जाता है इस वियर एंड टियर को ख़त्म करने में, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग है किसी चीज़ का वैल्यू जो है वो कम हो जाना। जब आप इन मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स को काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इनका जो वैल्यू है, इनकी जो वर्किंग है वो विद टाइम जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अब आपको जो अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी ही है, आपको अपनी फैक्ट्रीज चलानी है, तो इन मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को आप इसी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। इनको रिपेयर करने के लिए, इनको रिप्लेस करने के लिए आपका जो है कुछ खर्चा आ जाएगा। वो कितना खर्चा आता है, दैट इज द वियर एंड टियर। उस खर्चे को जब हम जीएसडीपी में से माइनस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा एनएसडीपी। एग्जाम्पल, एक सिंपल तौर पे अगर हमारा तीनों इकोनॉमिक सेक्टर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी से टोटल हमारा जीएसडीपी जो है वो 1 लाख रुपए है किसी साल का, लेट्स से 2023 का ही, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब मगर इसमें जो मशीनरी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको रिप्लेस करने में या उसका वेयर एंड टियर ख़त्म करने के लिए मेरे को जो खर्चा आया वो आया 20,000 रुपये। ठीक है, ये वेयर एंड टियर का कॉस्ट है, या जिसको हम बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन भी। ठीक है, तो ये जो है ये 1 लाख रुपए, ये मेरा जीएसडीपी है और ये 20,000 जो है मेरा डेप्रिसिएशन है। इस 1 लाख रुपए में से जब मैं ये 20,000 रुपये माइनस करूंगा तो वो आ जाता है मेरा 80,000 रुपीज़। तो ये है मेरा एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो। तो एनएसडीपी जो है ये हमें एक्चुअल पिक्चर जो है इकोनॉमी की देता है। तो ये हमारा जो है वियर एंड टियर का कॉस्ट जो है वो भी रिमूव करता है। वो हमें एक्चुअली में बताता है कि एक फैक्ट्री जो है, एक इकोनॉमी जो है वो कितना जनरेट कर रही है, कितना उसकी इंडस्ट्रीज में वियर एंड टियर हो रहा है, कितना उसमें कॉस्टिंग आ रहा है, उस कॉस्टिंग से हमारा जीएसडीपी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारा आपको यहाँ से एनएसडीपी से मिल जाता है। तो अब जैसा मैंने आपको बोला वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इन 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे जीएसडीपी में, वो हम अब देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है ये एक ग्राफ है जिससे आपको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा देखते ही कि हमारे पास जो है 3 सेक्टर्स हैं। एक हमारा ये रहा एग्रीकल्चर, एक रहा इंडस्ट्री और एक रहा हमारा सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं मैंने परसेंटेज भी मेंशन की हुई है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 17% टू द जीएसडीपी। इंडस्ट्री सेक्टर जो है 19%
और सर्विसेज सेक्टर जो है 64%। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 रुपये, अगर 100 रुपये लेट्स से, और सिंप्लीफाई करते हैं हम, अगर 100 रुपये GSDP जो है JNK का है फॉर द ईयर 2023, तो 19 रुपीज़ जो है वो हमारे एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, सॉरी 17 रुपीज़ जो है वो हमारे एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 19 रुपीज़ जो है वो हमारी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, और हमारा जो 64 रुपीज़ है वो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सर्विसेज सेक्टर से आ रहे हैं। तो तब जाके टोटल जो है हमारा 100 रुपीज़ जो है GSDP हो जाता है। तो ये फिगर यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत क्या है, इससे हमें क्या पता चलती है, इससे हमें पता चलती है कि हमारे इकोनॉमी का, JNK की इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको याद होगा, जो मेरा पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इस पे मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है JNK की डिपेंड है टू अर्न दियर लाइवलीहुड। इनकम जो है JNK पॉपुलेशन की, मोर देन 50% पॉपुलेशन की, वो किस सेक्टर से आती है, एग्रीकल्चर। तो बट इस एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी GSDP में कितना है, इट्स ओनली 17%। इसी तरह से हमारा इंडस्ट्री सेक्टर जो है, इसमें भी जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो आता है कितना, 19%। और सबसे ज़्यादा द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द GSDP ऑफ JNK इज सर्विसेज सेक्टर। और सर्विसेज सेक्टर में भी कौन सा मेन सेक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, इट इज़ टूरिज्म। ठीक है, तो 64%। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन फॉर देयर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू GSDP वो हमारा सर्विसेज सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। ये वो सेक्टर है जिसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हमारे मेनली जो है क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं। क्रॉप्स के अलावा जो है हमारा इसमें लाइव स्टॉक भी आता है। ठीक है, हमारा इसमें बी कीपिंग भी आता है, इसमें हमारा इसके अलावा जो है सेरिकल्चर भी आता है। ठीक है, बट आप देखिए मेन आउटकम, मेन आउटपुट जो इस सेक्टर का है वो है क्रॉप्स। और आपको पता ही है क्लाइमेट का इफेक्ट जो है वो क्रॉप्स की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितनी ज़्यादा क्लाइमेट में वेरिएशंस आएंगी, जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होंगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशंस आएगी, उतना ज़्यादा जो है हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ पे, प्रोडक्शन पे जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब क्रॉप्स की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ा तो ऑटोमेटिकली जो टोटल साल में जितना हमारा प्रोड्यूस क्रॉप्स का निकलता है, ऑब्वियसली उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा ही। और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है GSDP में वो भी वैरी करेगा। तो इन तीन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वो वाला सेक्टर जो इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से, वो है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है वो है इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसके 4 सब सेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है। 4 सब सेक्टर्स जो है वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के हैं। कौन कौन सा है इसमें, सबसे पहला इसमें आता है हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, माइनिंग मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा इसमें आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो। तीसरा इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। और उसके बाद जो हमारा सेक्टर इसमें आता है वो है वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज़। तो चौथा सब सेक्टर जो, ये स्क्रीन थोड़ा मैंने क्लियर किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चौथा सब सेक्टर जो है हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री में वो आता है हमारा वाटर एंड अदर यूटिलिटीज़। ठीक है, वाटर, तो देयर आर टोटल 4 सब सेक्टर्स। इन सब सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रिडोमिनेंट एक्टिविटी है वो है हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। ठीक है, जो 4 आपने सब सेक्टर्स जो देखे उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो उसके बाद जो हमारा सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद जो कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रीज़ में वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 38%। तो आप देखिए
टोटल कंट्रीब्यूशन अलोन कंस्ट्रक्शन से कितना आता है 38%। सेकेंड लार्जेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, और लास्ट पे उसके बाद जो है सेकेंड लास्ट हमारा आता है वाटर सप्लाई, और लास्ट पे जो है वो आता है माइनिंग। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। पहले कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, फिर मैन्युफैक्चरिंग का, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का, फिर जो है वो वाटर का है, और लास्ट पे जो है हमारा माइनिंग सेक्टर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये कहीं पे 5 सेक्टर्स तो नहीं आए। नहीं, ये 5 सेक्टर्स नहीं है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, कभी हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को जो है एक साथ भी दिखाते हैं, तो बट अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है अलग से वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो लास्ट पे हमारा आता है सर्विसेज सेक्टर। तो आप देखिए सर्विसेज सेक्टर जो है, जैसा हम यहाँ पे लिखा हुआ है 64% जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जीएसडीपी में है। तो आखिर सर्विसेज सेक्टर में आता क्या है, मेनली कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं इसमें? इसमें आता है हमारा ट्रेड, और आता है हमारा इसमें होटल्स, फिर उसके बाद आता है रेस्टोरेंट्स। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की आप एक कैटेगरी भी याद रख सकते हैं। इसी तरह से इसमें हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, या हमारा आता है कम्युनिकेशन। ठीक है, या इसमें आता है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। या इसके अलावा हमारा इसमें आता है रियल एस्टेट सेक्टर। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, रियल एस्टेट में अगर आप ये सोचेंगे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये वो वाला एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है रियल एस्टेट सेक्टर का मतलब बाइंग एंड सेलिंग एज अ सर्विस, जो आप खरीदते हैं किसी सेक्टर को, वो सर्विस जो आप अवेल करते हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई है। तो टोटल जो है हमारे इसमें 6 सब सेक्टर्स आते हैं। मैं वो 6 सब सेक्टर्स जो हैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ: ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, transport, storage, communication and services related to broadcasting, financial services, real estate, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो ये हमारी टोटल जो है 6 सर्विसेज आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान देने वाली है वो है कि ऑल दो हमारा जो सर्विस सेक्टर है 64% कंट्रीब्यूट करता है, बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर। ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो एसएसबी में पूछे जा सकते हैं, कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू जीएसडीपी, दैट इज़ फाइन, बट वहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि इट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एज वेल, विच इज़ रॉन्ग। ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर तो है जीएसडीपी का, बट एम्प्लॉयर जो है वो ये लार्जेस्ट नहीं है। वो लार्जेस्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब अगर हम जो हमारा जीएसडीपी है इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम करें, हम ये देखना चाहेंगे कि एज़ कंपेयर टू इंडिया और एज़ कंपेयर टू बाकी स्टेट जो है हमारा जो है हमारी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ है वो किस तरह की रही है। तो आप यहाँ पे देखिए जो इंडिया के काफ़ी सारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पंजाब है, दिल्ली है, हिमाचल है, यूपी है। तो जेएंडके की ग्रोथ जो है इन 4 स्टेट से जो है वो ज़्यादा ही रही है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में एक बार फिर से बताता हूँ: पंजाब, दिल्ली, हिमाचल एंड यूपी। तो जेएंडके की इकोनॉमी ने जो है 5.7% जो है ग्रो किया हुआ है। ठीक है, और ये 5.7% जो है इट इज़ इन द ईयर ऑफ 2021 एंड 22, और इसी साल में इन 4 स्टेट्स ने जो है लेस देन 5.7% जो है ग्रो किया है। तो अगर हम देखें जेएंडके की इकॉनमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो इसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही है, एंड इनफैक्ट इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन सम ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। सो पिछले वाले कुछ टाइम पहले जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट सब सेक्टर्स मेंशन किए, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, वो यहाँ पे इन डिटेल जो है वो दिए हुए हैं, वो यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं।
तो ये था हमारा इन ब्रीफ GSDP ऑफ JNK, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ GSDP, who formulates the GSDP, what is meant by the constant prices, what is meant by the current prices, what is meant by the net state domestic product, and the different sectors of economic activities which contribute to the GSDP, और किस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है. सो दीज आर द मोस्ट लाइकली टॉपिक्स जिसके अराउंड आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि GSDP कौन फॉर्मुलेट करता है, सो यू हैव दिस आंसर. उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि GSDP होता क्या है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है. करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस की डिफरेंस वो भी मेंशन की हुई है. किस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी मेंशन किया हुआ है. और इन सेक्टर्स के अंदर जो सब सेक्टर्स हैं किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सब सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा कम कंट्रीब्यूट करता है, वो रैंकिंग्स भी यहाँ पे हमने देख ली. तो आज के वीडियो में इतना ही. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड बजटरी मैनेजमेंट. थैंक यू.